नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी खुद कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं राज्यों को भी कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में कोरोना वायरस के 2 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को राज्य में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं था। ऐसी हालत 2 साल 9 महीने और 2 दिन बाद बनी थी। 2 नए मरीजों के मिलने से फिर हड़कंप मचा। ऐसे में छत्तीसगढ़ कोरोना की इस लड़ाई के लिए कितना तैयार है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। 2019 की तरह एक बार फिर से चीन में कोरोना का कोहराम जारी है। कहा यह जा रहा है कि चीन में कोरोना की ये सबसे बड़ी लहर है, क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ मौतों के आंकड़े भी डरावने दिख रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर भारत में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पिछले 2 दिन में 4 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड में आ गया है। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली से लेकर रायपुर तक बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक ली। इसमें कोरोना की आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा की। जल्द ही प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की गाइडलाइन जारी की जा सकती है। कई देशों में कोविड के केसेस बढ़े हैं, इसकी वजह से सावधानी रखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में अभी 4 प्रकरण मिल चुके हैं। हमें सभी को सावधानी में कोविड के अनुरूप व्यवहार करना बहुत जरूरी है, जिसमें मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, हाथ ना मिलाना और सोशल डिस्टेंसिंग या थोड़ा दूर रहना है, लोगों से भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि टीकाकरण हमारा पूरा करवा लें, बूस्टर डोज लगवा लें अगर किसी का छूटा हुआ है तो। साथ में ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध हैं या छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारियां हैं जिससे वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ राजधानी में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4 हो गई है। प्रदेश में नए मरीजों के मिलने के बाद पॉजिटिविटी दर 0.15% पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश की जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। बीते 2 दिन में मिले 4 मरीजों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। 4 मरीज आइसोलेशन पर हैं, लेकिन बढ़ती हुई कोरोना की रफ्तार जिस प्रकार चीन में हाहाकार मचा रही है, ऐसे में प्रदेश में एहतियात बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत सरकार दे रही है। छत्तीसगढ़ कोरोना से इससे पहले भी दोनों लहर पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर चुका है। कोरोना को लेकर सरकार और उनकी गाइडलाइन को लेकर रोज नए नए निर्देश आ रहे हैं, लेकिन हमारी जागरूकता ही इस संकट से हमें निकाल सकती है। एशियन न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो एक बार फिर कोरोना ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है और चीन में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई और इसके लिए हम खुद भारत में और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ में कितने तैयार हैं, इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुभाष मिश्रा हैं, जो कि राज्य महामारी नियंत्रक के अधिकारी हैं, और इसके साथ ही कांग्रेस नेता अमित श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी नेता निश्चय वाजपेयी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मसला गंभीर है, लोगों की जान माल से जुड़ा है। हालांकि इसमें कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिसको राजनीति हो रही है, लेकिन हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि हमारी तैयारी कितनी है, क्या वाकई सरकार संजीदा है, क्या हमारा महकमा अलर्ट है। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा कि हालांकि अभी स्थिति छत्तीसगढ़ में कतई चिंताजनक नहीं है, और अगर हम इस पूरे साल का ग्राफ देखें तो अभी तो स्थिति जिसको कहते हैं ना, पूरा ग्राफ फ्लैट है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर कोई विभीषिका ऐसी आती है तो हम उसके लिए कितने तैयार दिखाई देते हैं? पहली बात तो ये है कि संख्या का दूसरे देशों में बढ़ना हमारे लिए भी चिंता का विषय है और सतर्क रहने के लिए इशारा है। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और यहाँ तक तैयारियों का प्रश्न है, इसमें 3 तरह से हमको तैयार रहना होता है। पहला होता है टेस्टिंग, है ना, जो संदेहास्पद रोगी हैं जिनको कोरोना हो सकता है, तो ऐसे रोगियों का टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ सभी मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पतालों में और सीएचसी स्तर तक है। और उससे नीचे स्तर पे भी सैंपल लेकर के बड़े अस्पताल में भेज करके टेस्ट कराया जाएगा। मरीज को जाने की जरूरत नहीं है।
अब टेस्टिंग के बाद में फिर ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ट्रीटमेंट के लिए रोगी को होम आइसोलेशन में ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। और अभी तक जो 4 रोगी मिले हैं उनको होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी ज्यादा नहीं है। अब अगर भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारे यहाँ बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है। हमारे यहाँ नॉर्मल बिस्तर हैं 7,403, ऑक्सीजन वाले 10,000 से ऊपर बिस्तर हैं और हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है जिसमें 1282 बेड हैं, आईसीयू भी है 1571 बेड वाला और हमारे पास 1132 वेंटिलेटर भी हैं। इसके अतिरिक्त सभी जगह हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर चुके हैं। पिछले जो कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की जो समस्या आ रही थी तो उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट सब जगह चालू कर लिए हैं, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा 10,000 से अधिक हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। अगर किसी कारण से ऑक्सीजन प्लांट में कोई परेशानी हो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और समझना चाहता था। जिस वेरिएंट को आज चिंता का विषय माना जा रहा है, BF.7, अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले 22 महीने से दुनिया के 91 देशों में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में था और 0.5 ही था हालांकि इसका शेयर टेस्टेड केसेस में, लेकिन फिर भी था। लेकिन अन्य देशों में इसने चूंकि उतना प्रभाव नहीं छोड़ा है, तो क्या हम इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे यहाँ चूंकि वैक्सीनेशन एक बड़ी मात्रा में, एक बड़े परसेंटेज में हुआ है, तो हमारे ऊपर इसका असर कम होगा? डॉक्टर सुभाष, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ऐसा लगता है डॉक्टर सुभाष से संपर्क कट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, सरकार राज्य में कितनी तैयार है? क्योंकि जो अभी आंकड़े ये बता भी रहे थे डॉक्टर सुभाष मिश्रा, और हमने अब खुद भी जो एशियन न्यूज़ ने आंकड़े देखे हैं, उससे ये पता चलता है कि पूरे स्टेट में अभी कोविड बेड की संख्या 30,521 है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं, गवर्नमेंट के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी हैं और कोविड सेंटर्स भी हैं, कोविड केयर सेंटर। और इनमें से तकरीबन 10,545 बेड ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की सुविधा के साथ हैं। वेंटिलेटर की बात करें तो पूरे राज्य में 961 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 621 अभी भी वैकेंट हैं। आईसीयू बड़ी संख्या में है, टोटल आईसीयू बेड 2671 हैं, जिनमें से 1823 वैकेंट हैं। तो आंकड़ों में तो सब कुछ ठीक ठाक दिखता है। क्या राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है किसी अनटुवर्ड इंसिडेंट के लिए? देखिए, राज्य सरकार जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होती है उससे ICMR की जो गाइडलाइंस आती है, हमने पिछले बार भी उसे पूरी तरीके से माना था। और आपको मैं बता दूं कि हमारी समझदारी, जिम्मेदारी और जानकारी, ये 3 बहुत ही अहम चीज होती है, क्योंकि सावधानी के संग ही हम कोरोना को पिछले टाइम भी हराए थे। और पिछले बार जिस प्रकार से एक मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ठीक कहा कि विश्व में लगभग 95 देशों में भले कम मात्रा में 0.5% ही सही, लेकिन कोरोना गया नहीं था। तो लोगों ने भी अब ये मान लिया था कि कोरोना तो हमारे जीवन के उसमें रहेगा ही, लेकिन लोग सावधानी भी लोगों ने बरती और प्रशासन भी पूरी तरीके से अभय जी अलर्ट हो चुका है। और जिस प्रकार से पिछले बार हमने देखा था कि कई जगहों में आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति थी, लेकिन इस बार हम T4 पे काम कर रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट एंड टीकाकरण। 95 करोड़ लोगों को लगभग टीका लग चुका है और आपको मैं बता दूं कि उसमें 22 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लगा है और 22 करोड़ में जो 73 करोड़ लोग हैं उनको बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगा है, मतलब खतरे के निशान में है, वो खतरे में है। और खतरे की बात मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बहुत अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, बहुत सारे लोगों को हमने कोरोना काल में खोया है। तो हमें और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है और भी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पिछले बार गाइडलाइंस थी, जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया, मास्क पहनना उतना ही आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति परिस्थिति बहुत ही बेहतर होगी। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा
कि डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल नहीं। डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं डॉक्टर साहब से चूंकि बीच में संपर्क कट गया था तो मेरा सवाल अधूरा रह गया था। डॉक्टर सुभाष, मैं जो आपसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि जो कोरोना का ये वेरिएंट है जो चीन में चिंता का कारण और बाकी की दुनिया की चिंता का कारण बना हुआ है BF.7, तो वो जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक दुनिया के 91 देशों में पिछले 22 महीनों से मौजूद है, भले ही उसका प्रेसिडेंस बहुत कम है, 0.5% है। तो क्या ऐसी स्थिति में, जबकि हमने वैक्सीनेशन के भी 2 डोजेज सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, कुछ परसेंट 20-22% लोगों को थर्ड या बूस्टर डोज, जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं, वो भी दे दिया है, तो क्या अब भी ये वेरिएंट हमारे लिए कंसर्न का विषय है? जी हाँ, अपने लिए सावधान रहने की जरूरत अभी भी है, क्योंकि कोई भी वायरस है उसमें वेरिएशन होता ही है, उसका नेचर है म्यूटेशन का, माने परिवर्तन का। आपने देखा होगा कि शुरू में कोरोना वायरस था जो अब पूरा ओमिक्रॉन में बदल गया था। अभी ये नया वेरिएंट आया है। अब नया वेरिएंट के बारे में हमको चूंकि सावधानी के लिए जो कोविड के अनुरूप व्यवहार करना है, पहले तो हम संक्रमित होने से बचें। दूसरी बात यह है कि अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो हम उसको समय पे टेस्ट करा लें, और सामान्य रूप में कोई भी बीमारी का अगर अपन उपचार करते हैं तो 24 घंटे में उसमें फायदा दिखने लगता है। पूरी ठीक तो नहीं होती, लेकिन फायदा दिखने लगता है। तो अगर 24 घंटे में फायदा नहीं मिल रहा है या स्थिति बिगड़ रही है तो फिर हमको घर में नहीं रहना है, अस्पताल पहुंच जाना है। अस्पताल में पूरी सुविधा है। तीसरी बात यह है कि वेरिएंट कोई भी हो, ट्रीटमेंट सबका एक ही है। हमको लक्षण अलग अलग मिलेंगे लेकिन ट्रीटमेंट एक ही है। ऐसी घबराने की बात नहीं है कि हमारे पास कोई। डॉक्टर साहब, जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि BF.7 वेरिएंट जो है वो आपकी एंटीबॉडी को स्किप कर सकता है, उसका आरओ रेट भी ज़्यादा है, तो क्या ये हमने जो हम ये मानकर आश्वस्त हो रहे हैं कि हमने डबल वैक्सीनेशन कर लिया या बूस्टर डोज दे दिया, उसके बाद भी प्रोटेक्शन लेवल काम करेगा? इसमें बिल्कुल सही है आपका प्रश्न है, और हमें अपने वैक्सीनेशन पे भरोसा करना चाहिए नंबर 1, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हमें अपना वैक्सीनेशन पूरा करना है। कुछ लोगों ने जैसा भी बताया ना कि कुछ लोग ने बूस्टर नहीं लगवाया अब चूंकि बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो सबसे गुजारिश है कि भाई जिनका बूस्टर छूटा है लगवा लें और अपने आप को सुरक्षित कर लें। इतना जरूर है कि वैक्सीनेशन से अगर आप संक्रमित होते हैं तब भी आपकी स्थिति गंभीर नहीं होगी। संक्रमण से नहीं रोक पाएगा वैक्सीन आपको, लेकिन संक्रमित होने के बाद आप गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। तो कोविड में तो काफी लोगों को गंभीर परिस्थितियां निर्मित हो गई थी, तो वो हमारा बचाव का तरीका है। तीसरी बात वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कुछ हद तक के वैक्सीन चूंकि इसी के लिए बनी है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उसमें वैक्सीन का रहेगा ही। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं वैक्सीन आपको जो है कोमॉर्बिडिटी में भले थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको एक प्रोटेक्शन का लेवल प्रदान करती है। निश्चय जी, आप पूरी बातचीत भी सुन रहे थे, लेकिन इस पूरी जो 2 हिस्से इस पूरी बातचीत के हैं। एक हिस्सा तो ये है कि मेडिकली कोरोना को लेकर हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ पर विवाद कल से या परसों से शुरू हो गया है, मैं उस पर आपसे चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि जैसे ही कोरोना की समीक्षा बैठक केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, वो राहुल गांधी के नाम चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं यात्रा रोक दीजिए, क्योंकि राजस्थान के कुछ सांसदों ने चिट्ठी लिख के कहा है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है। तो ये राजनीति क्यों? देखिए, राजनीति नहीं है। कोरोना एक ऐसा विश्वव्यापी संक्रमण हमने देखा है, हमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पूरा विश्व लॉकडाउन में जाएगा, पूरे विश्व का व्यापार उससे प्रभावित होगा, पूरे विश्व की आबादी उससे प्रभावित होगी। ऐसा हमने किसी भी रोग के बारे में समझा नहीं था। और ये माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जितनी कुशलता से और तत्परता से एक नए आज तो हम कोरोना को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, उससे जूझने के तरीके बहुत सारे जान रहे हैं, हम उसके लिए बहुत सारा अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया है कि अगर अब वापस से कोरोना का संक्रमण आता है या ऐसा कोई संक्रमण आता है तो हम उससे कैसे जूझेंगे। लेकिन ऐसे समय में जब ये एकदम नया था तो केंद्र सरकार की सजगता और सतर्कता और माननीय मोदी जी स्वयं जो उनका एक पिता के जैसा व्यवहार अपने देश के वासियों से था, और उन्होंने आज तक से न केवल दवाई की व्यवस्था 220 करोड़ से अधिक डोजेज हमने लगा ली हैं, इतनी बड़ा एक अभियान, इतना बड़ा यज्ञ कंप्लीट किया, और वो भी मुफ्त।
उसके साथ साथ मुफ्त में राशन देने का काम, मतलब हर दिशा से इस पे काम हुआ। मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी बीमारी है, इसलिए इतना बड़ा संक्रमण है और इसका इतना बड़ा प्रभाव होता है समाज के अंदर, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। और साथ ही हमको ये भी देखना है कि लोगों का व्यापार जो है, जो लोगों की आजीविका है, वो खतरे में ना आए, इसके लिए संक्रमण ना फैले। और इस संक्रमण का इलाज जो है वो तो अपनी जगह है, सबसे अच्छा तरीका है सतर्कता, कि हम इसको फैलने ही ना दें। तो फैलने नहीं देने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन तो होना ही चाहिए। अगर हमारे किन्हीं भी कार्यक्रमों से भीड़ बढ़ रही है, किसी का भी हो, विषय ये नहीं है, किसी का भी हो, अगर उन कार्यक्रमों से भीड़ बढ़ रही है तो हमें ये करना चाहिए कि चूंकि संक्रमण ऐसा फैलते हुए चीन में इतना भयावह रूप ले चुका है और अन्य जगहों पे ले चुका है, तो इसको रोका जाए। अब एक यात्रा अभी चल रही है जिसमें भीड़ है, इसलिए उनको कहा गया, ऐसा उनको एडवाइस किया गया। इसका जवाब मैं अमित जी से लेता हूं। अमित जी, एक सावधानी के तौर पर जो बीजेपी का या सरकार का कहना है वो ये कहना है कि सावधानी के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की गुजारिश की गई थी, जो स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी से गुजारिश की है। मैं आपको 2021 की बात याद दिलाता हूं अमित जी, कि जब 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तो चुनावों के बाद एक समीक्षा की थी डॉक्टर्स ने, और समीक्षा करने के बाद देखा था कि जिन 5 राज्यों में, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जिनमें चुनाव हुए हैं, वहां 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जो संक्रमण की दर थी वो तेजी से बढ़ी थी। जहां चुनाव नहीं हुए थे उन राज्यों में 6.09 से घट के 3.01 पहुंचा था, लेकिन चुनावी राज्यों में 6.13 से बढ़कर 7.99 तक पहुंच गया था। असम में 10.04 से लेकर 13.34 तक, केरल में 4.99 से 9.47, पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत कम ग्रोथ हुई थी, लेकिन फिर भी लगभग 1.5% 2% बढ़ा था। तो अगर पुराने रिपोर्ट्स कहती हैं कि चुनावी राज्यों में संक्रमण बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पे जाता है। इस संदर्भ में अगर केंद्र ने कोई सिफारिश की या कोई गुजारिश की, तो उसको आप राजनीति के रूप में क्यों ले रहे थे? देखिए अभय जी, चीन में चित्कार है, कोरोना का हाहाकार है, लेकिन आप देखिए कि इतने होने के बाद भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता अगर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो उससे केंद्र की सरकार कितना घबरा गई है, मैं आपको अभी अगले 10 सेकंड में प्रूफ कर दूंगा जी। अगर चीन में कोरोना वायरस फैल रहा है और जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से हमें देखने और पढ़ने मिल रहा है, क्या केंद्र की सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की? क्या केंद्र की सरकार ने चाइना की फ्लाइटें बंद की? नहीं की। तो यह है इनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा जो जनता समझ चुकी है। और देखिए, जिस प्रकार से आपने अब याद दिलाया, तो मैं भी आपको याद दिला दूं कि जब तक मध्य प्रदेश में विधायकों वाले सीएम नहीं बना लिए गए थे, तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। इट मींस इनका उद्देश्य सिर्फ सियासी मकसद होता है, राजनीतिक मकसद होता है। और आज पूरी भाजपा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो एक जन सैलाब, जो जन समूह उसमें आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश में अगर कोई भी आप ज्वलंत मुद्दा उठाने का प्रयास करते हैं तो जिस प्रकार लोकसभा हो, राज्यसभा हो, माइक को बंद कर दिया जाता है। और जिस प्रकार से एक सेंसरशिप चल रही है, जनता जाए तो जाए कहां साहब? जनता को अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी तकलीफ अगर बताना हो तो इस देश के हुक्मरान और जो बैठे हैं देश की गद्दी पे, जो हुक्मरान बैठे हैं, वो इतने संवेदनहीन हो गए कि 8 साल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की नहीं। हमेशा अपने मन की बात करते हैं, जनता के दिल की बात, जनता की पीड़ा तो उन्होंने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। इसके लिए मैं कहता हूं कि देखिए, दोहरा चरित्र, मैंने बिल्कुल कहा, चलिए दोहरा चरित्र है। निश्चय जी आरोप का दौर है, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो एडवाइजरी सिर्फ राहुल गांधी के लिए जारी की गई, अगर वाकई स्थिति गंभीर थी तो फ्लाइट्स आपने क्यों नहीं बंद की चीन से? आपने एक जनरल एडवाइजरी भी क्यों नहीं लोगों के नाम जारी की? मास्क पहनना मैंडेटरी क्यों नहीं किया? सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी क्यों नहीं की? गैदरिंग्स पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा पर पाबंदी क्यों? मैं नहीं, ऐसा कोई पाबंदी का विषय नहीं। मैं आपसे इस जो ये सवाल उठा, इसके 2 हिस्से हैं और मैं दोनों की अलग अलग बात करूंगा। एक हिस्सा राजनीति से संबंधित है, दूसरा हिस्सा कोरोना से संबंधित है। जहां तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सभी लोग शामिल हैं, उससे घबरा गए लोग, ये इतना हास्यास्पद बात है। ठीक है, आप अपने मुंह मियां मट्ठू बनिए। आपने देख लिया कि गुजरात में क्या हुआ और जहां भी चुनाव होते हैं वहां क्या होता है, और अभी आने वाले चुनावों में देख लेंगे क्या होता है। इससे विषय ये नहीं है।
विषय ये है कि कोरोना से एक बात का और भी ध्यान रखना है कि लोगों की आर्थिक हालत, उनका रोजगार, उनका व्यवसाय कम से कम प्रभावित हो, ये भी ध्यान रखना सार्वजनिक जीवन में और सरकारों के हिस्से का काम है। इसलिए आप जितने प्रकार की यात्राएं करना है करिए, थोड़ा सा कोरोना को थम जाने दीजिए, उसको रुके रहने दीजिए। अगर पूरे विश्व में एक चिंता का विषय आ गया है ये, तो आप उसके लिए थोड़ा चिंतित हो जाइए और यात्राएं निकालिए। आपको कौन मना कर रहा है? इसी समय निकालना है क्या? विषय इतना था। दूसरा ये है कि जितनी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बताऊं कि हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से मोदी जी के आह्वान पे नागरिक कर्फ्यू लगता था, वो देश में शास्त्री जी के बाद हमने इस बार देखा इतना नैतिक किसी प्रधानमंत्री का इतना कहना अपनी जनता के बीच में वो हमने देखा, जनता जानती है। उसके बाद आपको मैं एक बात और बता दूं कि आज तक से इतने लंबे अवधि तक अंत्योदय गरीब हमारे भाइयों को मुफ्त में राशन देने वाली पहली सरकार, विश्व की पहली सरकार है ये। आपको बता दूं कि 225 करोड़ से ज्यादा लोगों को 225 करोड़ वैक्सीनेशन से ज्यादा किया। पूरे पॉलिटिकल विवाद के बीच में, निश्चित जी, इस पूरे पॉलिटिकल विवाद के बीच में मैं एक एक्सपर्ट की ही राय लेता हूं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी मेरे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष, आपसे एक बार आपकी ओपिनियन समझना चाहूंगा, क्योंकि जब 2021 की चुनावी रैलियों की बात हुई थी तो बीबीसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें उसने वारविक मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर लॉरेंस यंग को कोट करते हुए दावा किया था कि इंडोर गैदरिंग्स में कोरोना का खतरा फैलने का खतरा नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होता है। लेकिन वहीं जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन रीड हैं, वो मानते हैं कि पॉलिटिकल रैलीज में लोग काफी क्लोज खड़े होते हैं और उस तरह का वेंटिलेशन नहीं होता, इसलिए कोरोना का खतरा है। तो एक एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं कि इस तरह की रैली से खतरा होता है या नहीं होता है? इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है कि भीड़ भाड़ में संक्रमण फैलता है, चाहे वो कोविड का हो या दूसरा संक्रमण हो, है ना। अब अपन इसको किसी भी पॉलिटिकल एंगल से ना देखें, अपन बीमारी के रूप में देखें कि भीड़ भाड़ से हमको अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा ये बीमारी फैलेगी। तो दुनिया का कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं कह सकता कि ये भीड़ में जाने के बाद भी हमको नहीं होगा, है ना। अब भीड़ से बचने की बात है पहली। दूसरी ये है कि जैसे भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है ना, उन्होंने अभी कहा कि सभी जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करवाइए। तो हमने चारों केसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है ताकि वो पहचान में आए कि कौन सा वेरिएंट है। और तीसरी बात यही है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा। जैसे भारत सरकार ने अभी 24 तारीख से 10 बजे से लागू होगा कि 2% फ्लाइट में आने वालों को आप रेंडमली चेक करोगे। अगर जरूरत पड़ेगी, केसेस बढ़ेंगे, तो शायद ये संख्या को और बढ़ा दिया जाए या फिर उस पर रोक लगा दी जाए। तो सरकार के ये दायित्व रहता है कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे। स्वास्थ्य विभाग का दायित्व इतना ही है कि भाई हम टेस्टिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, है ना। तो जो इनके निर्णय जो शासकीय होते हैं वो सभी तरह से लेना होता है। शायद जैसा अभी मेरे साथी लोग अभी बता रहे हैं, बेरोजगार और सब जो कुछ भी है, तो हमें भीड़ भाड़ से तो बचना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो अपन थोड़ा डिस्टेंस बना करके भी अपना काम कर सकते हैं। मैंने कुछ आदमियां भी अटेंड की थी कभी जब ये शुरू हुआ था, तो इसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, सब लोग मास्क लगाए हुए थे, हाथ नहीं मिला रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, थोड़ा दूर दूर थे। तो बीमारी के लिए इतना बचाव हमारे लिए पर्याप्त होगा। अभी घबराने की बात तो नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। राजनीति अपनी जगह है, चाहे उसके राजनीतिक निहितार्थ हम निकालें ना निकालें, लेकिन एक महामारी दुनिया में है, वायरस जनित अगर महामारी है और वायरस न चूँकि मरेगा नहीं, जाएगा नहीं हमारे बीच से, तो हमें उसके लिए सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करने की ज़रूरत है। बहुत उपयोगी जानकारियाँ थीं। आप सब इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम फिर चर्चा कर रहे थे कोरोना से बचने की तैयारियां हमारी कैसी हैं। तो सभी विशेषज्ञों ने, जो कि जैसा और संबंधित लोगों का जो कहना है कि तैयारियों में कोई कमी नहीं है, हम पर्याप्त रूप से इक्विप्ड हैं। लेकिन कितनी भी तैयारियां रहें, जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे, जब तक आप अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, दुनिया का कोई मेडिकल मैकेनिज्म, कोई सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और कोरोना जैसी महामारी को अपने और अपने परिजनों से दूर रखने की कोशिश करें। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।